नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कृषि को समर्पित एकमात्र कार्यक्रम कृषि दर्शन का आज का ये अंक। किसान भाइयों, बहुत बार देखने को मिलता है कि हमारे किसान भाइयों की खुद की संतान ही खेती किसानी नहीं करना चाहती। भाई क्यों? जी हाँ, कुछ ना कुछ उनको अपने भविष्य को लेकर उनके मन में भय रहता है, अनिश्चितता रहती है, शंका रहती है कि कहीं आगे चलकर वो अपने परिवार का भरण पोषण सही तरीके से कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इस चिंता के चलते वो कभी कहीं दूसरे व्यवसाय में अपना भविष्य भी आजमाने चल निकलते हैं। तो क्यों ना कुछ उनके लिए उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं। जी हाँ, आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी ही विशेष शख्सियत से जो कि एक कॉरपोरेट की दुनिया से आई हैं और सीधे सीधे जैविक खेती में अपना ही नहीं वरन बहुत सारे अन्य लोगों का भी भविष्य बनाने में जुटी हुई हैं। चलिए आज मिलते हैं एक ऐसी ही महिला युवा उद्यमी किसान से और सुनते हैं उनकी जुबानी उन्हीं की सफलता की कहानी। चलिए मिलते हैं। आप आई हुई हैं हमारे स्टूडियो में सुष्मिता रॉय, जो कि हैं महिला उद्यमी किसान। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैडम मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। जी, मेरा नाम जैसे कि आपने बताया सुष्मिता रॉय है। मैंने मेरी प्राथमिक शिक्षा भोपाल में हुई और उसके बाद मैंने आगे पढ़ने के लिए मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे चली गई एंड देन मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई की। सो पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा वहाँ हुआ है एंड उसके बाद 11 साल मैंने अलग अलग जॉब प्रोफाइल में काम किया, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल एड्स कंट्रोल में, पल्स पोलियो कैंपेन में, मिशन इंद्रधनुष में। सो मेरा बहुत वैलिड एक्सपीरियंस रहा नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और ब्लॉक लेवल पे। तो ये मेरे लिए बहुत एक गर्व की बात है कि मैंने हर एक लेवल पे कार्यक्रम किया, जो कि ये बहुत ही मतलब हमारे खुद के लिए जानकारी के लिए कि आपने इतनी अच्छी बात बताई कि हमें खुद के सुन को ऐसा लग रहा है कि आपने इतनी पढ़ाई की, इतने अच्छे अच्छे स्तर पर काम किया और उसके बाद आप जाकर जैविक खेती में आई। तो जैविक खेती में कैसे आई और जैविक खेती ही क्यों चुना? देखिए मैम, जब हम दिल्ली में काम कर रहे थे और अलग अलग जगहों पे भी जाते थे तो काफ़ी पढ़ने को आता था कि हमारे पास आज प्रदूषण लेवल इतना बढ़ गया है या फिर हमारे खाने में इतना संक्रमण है और ये कॉन्स्टेंटली आप भी पढ़ रहे थे, आप उस प्रॉब्लम का एक पार्ट थे। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें लगा कि नहीं, हमें कोई ना कोई तो हमें स्टेप लेना पड़ेगा और तब हमने सोचा कि नहीं, हमें इसका एक सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, छोटा ही सही, पर हमने सोचा कि क्यों ना हम वापस बैक टू बेसिक्स खेती पे वापस जाएं, जहां से हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। खेती ना केवल हमारे लिए किसान भाई बहनों के लिए अच्छी है, पर जिस तरह से हम कस्टमरों को अटेंड कर पाएंगे जैविक खाना देके, जिस तरीके से प्रकृति के लिए हम इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें थी जिसने हमें प्रेरित किया कि हम खेती में वापस जाएं। अच्छा जी, तो क्या जो आपकी पढ़ाई आपने इतनी की, उस सब तकनीक का भी कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिला? मैं कहूँगी कि मेरा एग्रीकल्चर में बैकग्राउंड नहीं था, पर मेरा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी वैलिड था और वो डेफिनेटली आपको हेल्प करता है क्योंकि आप ज़मीन से जुड़े रहें। जब आप पल्स पोलियो कैंपेन में थे तब भी आप ज़मीन पे आखिरी बच्चा, प्रशासन किस तरीके से आखिरी बच्चे तक पहुंचता है, वो चीज़ें मैंने देखी थी, वो चीज़ें मैंने सीखी थी और उसी के कारण मेरे को खेती में कभी बहुत असुविधा नहीं हुई क्योंकि डायरेक्टली एसी की ज़िंदगी से मैं अब 44 डिग्री में विदिशा वाली ज़िला में लू में थी, या फिर कभी हम वो राइस के पौध ले रहे थे, कभी एलोवेरा कर रहे थे, तो इससे कभी मुझे तकलीफ नहीं हुई। तो ये एक मेरे जो मन में सवाल आ रहा है कि आप खेती के प्रति जो आपके मन में आया, एक कहते हैं कि हम उससे प्रेरित हुए, हम करना चाहते हैं, तो क्या क्या खेती करती हैं और किस प्रकार से, मतलब कहीं से आपने सीखा या खुद ही आप मोटिवेट हुए? क्या खेती बहुत हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है जो कि करके सीखी जाती है। शुरुआत के दिनों में हमने एलोवेरा और मोरिंगा से शुरू किया। मोरिंगा हमें पता नहीं था, मोरिंगा इज कॉल्ड अ मिरेकल ट्री। उसका जड़ से लेके उसके पत्ते, उसके फूल तक बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं।
उसके बाद हमने कहा कि क्यों ना हम धान लगाएं, उसके बाद तुअर की दाल लगाएगी, उसके बाद वेजिटेबल्स लगाए गए। इस तरह धीरे धीरे हमने करा, सीखा, गलतियों से सीखा, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट किया और इस तरह से आगे बढ़े हम। अच्छा तो जी। पहले दिन ही मैं नहीं कहूँगी कि हम पहले दिन परफेक्ट हो गए, जी। पर हर दिन खेती में सीखने को मिलता है, जी, जो कि करत बहुत करत अभ्यास कर करत वही करत चीज़ अभ्यास है कर और कि करते गए तो आप कहीं ना कहीं उसमें प्रगाढ़ होती गई। मैम, जो खेती में मुख्य चैलेंजेस होते हैं, जो परेशानियां होती हैं, उनका सामना कैसा किया और उनसे निपटी कैसे आप? देखिए, जैविक खेती में थोड़े से शुरुआत के दिनों में क्योंकि लोगों का रुझान जो है वो केमिकल बेस्ड खेती की तरफ है, तो हाँ जी। पहले जैविक खेती के बारे में सीखना, तो हमने जयपुर में एक ऑर्गेनाइजेशन से पहला प्रिलिमिनरी, क्योंकि पढ़ाई की तो आदत ही है हमें हर हाँ चीज़ जी। में थोड़ा सा पढ़ के आगे बढ़ने के, पहले हमने जयपुर से सीखा, फिर हम फार्म पे शुरू किया। फार्म पे शुरू करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि किस तरीके से लैंड को इम्प्रूव किया जा सकता है, किस तरह से वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया, किस तरह से गायों को होना चाहिए, गौ बेस्ड आधारित खेती जिसे कहते हैं। तो हमने किस तरह से गायों को अपने खेती में इंक्लूड किया। हाँ फिर जी। हमने और हर किसी से सीखने को, जैसे एक लैंडलेस लेबरर है जिसे कहते हैं, जिनके पास पर उन्होंने आके हमें बताया कि अगर आप बंड बनाएंगी मैडम तो ये अच्छा। बेहतर होगा। हाँ तो जी। आप में एक ओपन बिहेवियर होना चाहिए कि आप हर किसी से सीख सकें। तो शुरुआती चैलेंजेस हुए, और जैविक खेती थोड़ी लेबर इंटेंसिव होती हाँ है, जी। तो इसलिए लोगों को जोड़ना एक शुरुआत के दिनों में। जी। और मैं एक और चीज़ यहाँ पे अपने किसान भाई बहनों को बोलना चाहूँगी कि शुरुआत के दिनों में हो सकता है जैविक खेती जब आप करने लगे तो खरपतवार बहुत होगी, उस टाइम पे घबराना नहीं है। वो अच्छा। खरपतवार आपकी ज़मीन की पैदावार को बेहतर करने के लिए है, अच्छा जी। और वो एक टेंशन का सबब हो जाता है। बट आप अगर उसको रहने दें, उनको उनका मैनेजमेंट करें, तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा। जी। कहीं जो नए हमारे जो किसान हैं, उनके मन में ये आता है कि क्या हम जैविक खेती करेंगे तो उससे पैदावार कम होगी, या फिर उनके मन में आता है, जैसे आजकल की जो एक रेस चल रही है दुनिया में कि मैं आईटी बिजनेस करूं, कहीं एक बढ़िया जगह पर नौकरी करूं, सरकारी नौकरी करूं। तो आप हमारे जो नवीन युवा हैं, उन्हें क्या बताना चाहेंगी कि जैविक खेती से आप अच्छा पैदावार ले सकते हैं, कम नहीं आय होगी, और दूसरा उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो ये काम में आगे बढ़ें? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो जैविक खेती में बहुत फ्यूचर है, और जैविक खेती ही फ्यूचर है एक्चुअली। हाँ जी। क्योंकि मैं ये एक बात बहुत ही कॉन्फिडेंस से ये कहना चाहूँगी अपने युवा किसान और युवा, क्योंकि हम लोग ठीक है आईटी सेक्टर में जॉब्स हैं एंड ऑल दैट, मगर अगर आप देखेंगे तो आज सारी दुनिया ने उस लोहा मान लिया कि न्यूट्रिशन का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हाँ और जी। जैविक खेती में जिस तरीके के आपकी न्यूट्रिटिव प्रोड्यूस आएंगी, उसकी वैल्यू बेहतर होती है। सो सिर्फ समझाने के लिए, अगर एक टमाटर आपका 10 रुपये किलो बिकता है और आपको मंडी में उसे 5 रुपये किलो बेच सकते हैं, पर जैविक खेती जब आप करते हैं और सिस्टमेटिकली उसे करते हैं और डायरेक्टली कस्टमर तक ले जा सकते हैं, तो आप अगर उसको 40 रुपये में बेचेंगे तो कस्टमर उसकी वैल्यू करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, और उससे ना के लिए भी लाभदायक तो है। बहुत लाभदायक है। और आप देसी टमाटर खा के तो देखिए, उसका स्वाद ही अलग होता है। शायद आपकी दादी नानियों ने खाया होगा, आज हमें मौका मिल रहा है खाने का, तो प्लीज आप करके देखिए। आपका कस्टमर बेस फाइनली है और कस्टमर उसको अप्रिशिएट करता है आज, तो आप बिल्कुल करिए। इसके साथ साथ कृषि से जुड़े हुए अन्य व्यवसाय भी जो हैं, उनके प्रति भी हम अपने जो युवा, जो आने वाली पीढ़ी है, उन्हें भी हम कह सकते हैं कि आपका भविष्य इसमें सिक्योर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि खेती एक है, खेती के साथ आपकी होती है नर्सरी, उसके साथ होता है आपका फार्म मैनेजमेंट, उसके साथ होता है आपका एनिमल मैनेजमेंट, उसके साथ होता है प्रोसेसिंग सेंटर। किसी भी, फॉर एग्जांपल वीट एक फॉर्म होता है, एक गेहूं के बाद वो दलिया बनता है। सबको हम समन्वित खेती भी कह सकते हैं। जी बिल्कुल। और आपको कोई भी चीज को आइसोलेशन एक अकेले उसमें नहीं लेना है, आपको उसको पूर्णतः देखना है। अगर आप कोई भी चीज को पूर्णतः देखेंगे, तब आपको उसका लाभ बेहतर होगा। ये नहीं कि मैं सिर्फ वीट उगाऊंगा और उसको बेच दूंगा, नहीं, ऐसे मत सोचिए। उसको एक लार्जर विजन में देखिएगा, तो उससे बहुत लाभ होगा। एंड आई वुड जस्ट अपूर्वा जी, एक चीज जोड़ना चाहूंगी, कम्युनिटी को एंगेज करिए। कि अगर सुष्मिता जी अकेली खेती कर रही हैं तो खेती पे ध्यान दे रही है, पूर्वा जी उसके मार्केटिंग पे ध्यान दे रही हैं, कोई अपने पशु पे ध्यान दे रहा है, तो एक ही कम्युनिटी के 4-6 युवा अगर मिलके ये करें तो वो बेहतर आपको लाभ दे पाएंगे। जी जी जी, कि कहने का ये मतलब है कि अगर हमारे जो युवा हैं संगठित हो जाएं, अलग अलग अपना अपना काम बांट लें और समन्वित रूप से करेंगे, तो निश्चित तौर पर लाभ का सौदा साबित होगी खेती उनके लिए। क्या आपकी जो खेती है, इसके अंदर आप जो अभी नवीनतम उपकरण है खेती किसानी के लिए, उसकी भी शिक्षा दी जाती है, या सीखे आप, उनका भी उपयोग करते हैं? इनफैक्ट पूर्वा जी, मैं ये बोलूंगी कि ये जो प्रश्न है मैं उल्टा करूं, हम बैक टू बेसिक्स जाना चाहेंगे। कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि बड़े बड़े जो मशीनरी होती हैं, जो बार बार फार्म पे चलती हैं, जिससे उनके जो जीवाणु होते हैं खेत के, वो मरने लगते हैं।
हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि लाइट मशीनरी का यूज़ करिए, अच्छा। हल का यूज़ करिए, टिलिंग कम करिए। अच्छा जी। तो आपकी जब प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी, आपका जब लैंड इंप्रूव होगा तो उसका प्रोडक्शन इंप्रूव होगा, उसका न्यूट्रिशन इंप्रूव होगा, ओके। उससे आपको ऑटोमेटिकली लाभ मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत ही अच्छा आपने बताया। क्या किसान भाई खुद का प्रोडक्शन सेंटर खोल सकते हैं कि उन्होंने जो चीज़ बनाई उसका बीज वो बनाए, या फिर जो उत्पाद हुआ है उसका जो आजकल कहना चाहिए कि फूड प्रोसेसिंग है उसकी यूनिट वो डाल लें, तो इससे भी उनको लाभ मिल जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात और जैविक खेती में ये होती है, जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि क्या वो बीज बना सकते हैं। ऑफ कोर्स, आप अपना लौकी जब उगाते हैं या फिर अपने तो उसका देसी खेती में क्या होता है, वो अपना खुद का बीज रह जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि हमें बार बार बीज खरीदना पड़ता है, पर जैविक खेती में ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इससे आप आत्मनिर्भर बनने लगते हैं कि इस बार की लौकी की खेती का बीज आपका रह गया जो अगली बार आएगा, इस बार के धान का बीज रह गया जो अगली बार आएगा। एंड ऑन अ सेकंड क्वेश्चन, प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप आटा वीट को, एग्जाम्पल सिर्फ वीट, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत वीट उगाया जाता है, उसको जब आप आटे में कन्वर्ट कर देते हैं तो एक छोटी वैल्यू की चीज़ एक हायर वैल्यू में हो जाती है और कस्टमर को उस फॉर्म में मिल जाता है। अच्छा तो ये प्रोसेसिंग होती है। सेकेंडली, तेल, अगर आपने मस्टर्ड उगाया तो मस्टर्ड का तेल शुद्ध जैविक तेल की वैल्यू होती है, ग्राउंडनट तेल की वैल्यू होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जैसे कि सामूहिक वे में खाएं, कोई खेती करे, कोई प्रोसेसिंग पार्ट करे, पर जो भी करे एकीकृत होकर करें, और एकता में बहुत स्ट्रेंथ होती है। बिल्कुल सही बात आपने कही। क्या किसी किसान भाई को किसी सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ती है कि वो अपना जो उत्पाद है उसको बाजार में लेकर जाए तो उसको सही मूल्य मिले, लोग उसको जो कहना चाहिए कि मान सम्मान की बात होती है वो मिले, तब जाके उसके उत्पाद को कोई खरीदे, तो क्या सर्टिफिकेट मिलता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैविक खेती में हमने जो सर्टिफिकेशन लिया है वो MPSO का, मध्य प्रदेश स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी से लिया है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि वहाँ के जो ये सरकारी प्रणाली है और बहुत ही कोऑपरेटिव है। उन्होंने बहुत सहायता की, उन्होंने समझाया हमें कि किस तरीके से आप करें, किस तरीके से आप अपने फसलों को लगाएं, पेस्ट मैनेजमेंट कैसे करें। ये सर्टिफिकेशन ना केवल आपके कस्टमरों को कॉन्फिडेंस देगी, पर आप समझिए कि एक थर्ड पार्टी जब आपको ऑडिट करने आती है, कोई आपको चेक करने आता है, तो वो 4 चीज़ें और बता के जाता है कि आप अपनी खेती को कैसे, और आप देखेंगे साल दर साल उस सर्टिफिकेशन के कारण, उस गाइडेंस के कारण हमारी खेती इंप्रूव हुई है। जी। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। जो आप खेती करती हैं और उसमें जो आजकल, क्योंकि एक कहना चाहिए कि इंसान को समय कम है, पैदावार ज़्यादा चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या भी है हमारे देश में, तो रासायनिक खेती उसके ऊपर हावी हो जाती है। तो दोनों में क्या अंतर है और क्या हमारे लिए बेहतर है? देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से हम रासायनिक खेती की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हम प्रोडक्शन को ज़्यादा मूल्य देते हैं। पर अगर मैं कहूँगी कि जैविक खेती से भी शुरुआत के दिनों में जो ट्रांजिशन टाइम होता है, जिसे कहते हैं केमिकल बेस्ड खेती से लेके आप जब जैविक में जाते हैं, तो ट्रांजिशन के टाइम पे आपकी प्रोडक्शन हिट हो सकती है, जो कि कम हो सकती है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि वो प्रोडक्शन इक्वल होता चला जा रहा है। एंड सेकेंडली, जैसे कि मैंने आपको कहा कि न्यूट्रिशन पर एकड़ की बात करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन पर एकड़ की। मैं एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर भी हूँ, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप जो खाएं उसका जो न्यूट्रिशन होना चाहिए वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, रादर देन उसका जो क्वांटिटी है। एंड जैविक खेती में आपको वो न्यूट्रिशन मिलेगा, क्योंकि बेसिक ये फार्मिंग न्यूट्रिटिव फार्मिंग होती है जैविक खेती। और आज जो हमारा पूरा दुनिया ही कहना चाहिए, देश की तो बात ही नहीं है, पूरी दुनिया कोविड की महामारी से जूझ रही है। तो क्या कहीं ना कहीं जो आप उत्पाद बना रहे हैं, आपके खेतों में जो उपज आ रही है, वो लाभदायक है? बिल्कुल लाभदायक है। और कोविड ने हमें फिर से बता दिया कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम बैक नेचर को रिस्पेक्ट करें, नेचर के साथ चलें। और इसलिए बैक टू बेसिक्स का फिर से हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि क्यों ना हम वापस वही करें जैसे नेचर ने उसको प्लान किया था। इसलिए हम कोविड के समय में, आई नो ये एक निराशा वाला माहौल है, बट मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे हमारे साथी लोग भी शहर से आज गाँव की तरफ वापस गए हैं, और मैं ये एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगी उनको बोलने के लिए कि आपके पास ज़मीन हो या ना हो, आप वापस से खेती करें और जैविक खेती करें, और धीरे धीरे, क्योंकि आज इंटरनेट का ज़माना है, इन्फॉर्मेशन आपकी मुट्ठी पे है। आप एक यूट्यूब वीडियो तो खोल के देखिए, आपको एक के बाद एक नॉलेज मिल जाएगी। और हमने भी जब जुड़े थे तो हम अकेले थे, आज हम 100 किसानों को जानते हैं जो हमारे साथ हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल डरिए मत, घबराइए मत, कोशिश करिए, एंड आई एम श्योर यहाँ से आपकी एक सफल शुरुआत हो पाएगी। क्या कुछ कार्यशालाएं भी आप लेती हैं कि कुछ सीखना चाहे कोई आपके पास में आकर कि किसी ने बोला कि हाँ मुझे आप ये सिखाएं, मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ आपके साथ में जुड़कर, तो क्या कुछ कार्यशालाएं भी आप आयोजित? जी बिल्कुल, हम लोग पहले महीने में एक फार्म पे ही ट्रेनिंग करते थे, ट्रेनिंग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, जो भी हम जैसे आज हमने कोई कार्यक्रम किया तो उनको भी जोड़ा, उनके साथ भी सीखा। और बाकी किसानों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो हमें समझाते हैं कि आप ये करें तो बेहतर होगा, ये करें तो बेहतर होगा। तो किसान भी जुड़ते थे, स्टूडेंट्स भी जुड़ते थे, फैमिलीज भी आती थी। अब कोविड के समय पे हमने बंद कर दिया है, पर जब ऐसे अगर स्थिति ठीक हो जाए फिर से हम मंथली एक शुरू करेंगे, जहाँ पे हम जो हमने सीखा, जो हमने गिर के सीखा और धक्के खा के सीखा, वो किसी को आसानी से सिखा सके, ये हमारी कोशिश रहेगी। जी थैंक यू। सुष्मिता जी, आप आई हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को इतनी रोचक जानकारी दी, साथ ही साथ जो हमारे युवा हैं उन्हें एक रास्ता दिखाया कि खेती किसानी में भविष्य बहुत सुनहरा मौजूद है। आप आके तो देखिए, आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, आज आपने जाना कि किस तरह से खेती किसानी में भी अब हम अपना सुनहरा भविष्य मौजूद है और बना सकते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ, लेकिन उससे पहले आप खबरें खेती की देखना मत भूलिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। देश में खरीफ बोनी गत वर्ष से 21% अधिक। प्रत्येक किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पौधों की खरीदी केवल शासकीय नर्सरियों से हो। अगेती फूल एवं पत्ता गोभी लगाएं। भरपूर उत्पादन देगी राम तिल। और अब खबरें विस्तार से। किसान निरंतर खरीफ बुआई में जुटे हुए हैं। कृषि मंत्रालय के मुताबिक मौसम की अनुकूलता के कारण अब तक 691.86 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है, जबकि गत वर्ष अब तक 570.86 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। गत वर्ष की तुलना में यह बुआई 21.2% अधिक है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक धान की बुआई लगभग 168.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हो गई है, जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि में 142.06 लाख हेक्टेयर था।
दलहन अभी तक 81.66 लाख हेक्टेयर में लगाई गई है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 61.70 लाख हेक्टेयर था। मोटे अनाज लगभग 115.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोया गया, जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि में 103 लाख हेक्टेयर था। तिलहन के लिए लगभग 154.95 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवरेज हुआ, जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि में 110.09 लाख हेक्टेयर था। गन्ने में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं है, लगभग 51.29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगाया गया, जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि में 50.82 लाख हेक्टेयर था। कपास की बुआई ने भी उल्लेखनीय गति पकड़ी है। अब तक लगभग 113.01 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवरेज हुआ है, जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि में 96.35 हेक्टेयर था। प्रत्येक किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विजनरी लीडर और मैन ऑफ द आइडिया हैं। उन्होंने कोविड की चुनौती को अवसर में बदला है तथा नए आत्मनिर्भर भारत का मंत्र एवं संकल्प लिया है। हम उसे पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। इसके लिए खेती, किसान एवं गांव के अधिकाधिक विकास की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमताएं बढ़ाने के लिए विशेष कार्य हुए हैं। गत वर्ष में प्रदेश में सिंचाई क्षमता को 7.5 लाख हेक्टेयर से 42 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाया है। इसमें नाबार्ड का महत्वपूर्ण योगदान है। आगामी समय में प्रदेश में किसानों की एक इंच भूमि तक पानी पहुंचाने के प्रभावी प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड द्वारा आज मध्य प्रदेश के लिए 1425 करोड़ रुपए की लिफ्ट इरिगेशन को स्वीकृति दी गई है। साथ ही अन्य परियोजनाओं के लिए 4000 करोड़ का ऋण भी स्वीकृत किया है। इसके लिए मैं नाबार्ड का आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री मंत्रालय में नाबार्ड के 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों के महिला स्व सहायता समूहों, कृषक उत्पादक संघों के प्रतिनिधियों, प्रगतिशील किसानों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री द्वारा नाबार्ड की 2381.69 लाख रुपए की अनुदान सहायता परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इससे प्रदेश के 10.82 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। पौधों की खरीदी केवल शासकीय नर्सरी से हो। मध्य प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा ने निर्देश दिए कि विभिन्न शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों में किसानों को उपलब्ध करवाए जाने वाले पौधों की खरीदी केवल शासकीय नर्सरियों से की जाए। किसी भी स्थिति में एक निजी नर्सरी से पौधे क्रय न हो। राज्य मंत्री मंत्रालय में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। राज्य मंत्री ने कहा कि शासकीय नर्सरी को उन्नत ढंग से विकसित किया जाएगा। नर्सरियों में स्थानीय किसानों की मांग और आवश्यकता को ध्यान में रखा जाएगा। जहां जिसे फल, फूल, सब्जी आदि उद्यानिकी फलों की पौधों की जरूरत है, वहां किसानों की मांग अनुसार पौधरोपण किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नर्सरियों में वही पौध विकसित किए जाएं जिसकी किसानों द्वारा मांग की जाती है। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी लोगों को व्यापक पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराता है। छोटे छोटे किसानों और इससे जुड़े बड़े समुदायों को आर्थिक आत्मनिर्भरता देने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी से जुड़े किसानों के हितों को लेकर विभाग काम करेगा। उन्होंने कहा कि जो विकास खंड सब्जियों के लिए दिए जाने वाले अनुदान की योजनाओं में शामिल नहीं हैं, उनको योजनाओं में शामिल किया जाएगा। फल, सब्जी आदि उद्यानिकी फसलों की खेती की सुरक्षा के लिए किसानों को खेत चेन फेंसिंग की योजना पर विचार किया जा रहा है। अगेती फूल एवं पत्ता गोभी लगाएं। पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, मूली, सब्जियां आदि भी बाजार में उपलब्ध हैं। प्रदेश के किसान भाई भी अगेती खेती में इसकी काश्त करना चाहते हैं तो यह तकनीक अपना सकते हैं। पत्ता गोभी की किस्म गोल्डन एंकर तथा पूसा मुक्ता, फूल गोभी की पूसा सिंथेटिक, पूसा सुभद्रा तथा पूसा हिम ज्योति, गाजर की पूसा केसर एवं पूसा मेघाली तथा मूली की पूसा देशी किस्म लगाई जा सकती है। इसकी नर्सरी अगस्त में लगाई जा सकती है। पत्ता तथा फूल गोभी का 250 ग्राम बीज थायरम से उपचारित कर लगाएं। नर्सरी से उपलब्ध पौधे 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पर्याप्त होंगे।
नर्सरी अच्छे स्थान पर लगाएं तथा गोबर खाद का उपयोग कर नर्सरी से अतिरिक्त जल का निथार करते रहें। मुख्य खेत में रोपाई सितंबर में करना चाहिए। गाजर मूली का 2 से 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगेगा। खेत में 50 किलो यूरिया, 100 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर डालें। इसी प्रकार पत्ता गोभी तथा फूल गोभी में 217 किलो यूरिया, 300 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 60 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। भरपूर उत्पादन देगी रामतिल। रामतिल एक ऐसी फसल है जिसे कम उपजाऊ जमीन में भी उगाया जा सकता है। इसके लिए गहरी एवं उथली जुताई कर पाटा चलाकर खेत तैयार करें। गोबर खाद उपलब्ध होने पर 12 से 15 गाड़ी प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। दीमक से बचाव के लिए क्लोरोपायरिफॉस 1.5% चूर्ण 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय भूमि में मिलाएं। फसल की बुआई अगस्त के अंतिम सप्ताह तक कर सकते हैं। IGP 76, GA 10, देवमाली, JNS 1, JNS 6 किस्मों की बुआई कतारों में करने पर 5 किलो प्रति हेक्टेयर व छिड़काव पद्धति से 7 किलो प्रति हेक्टेयर बीज उपयोग कर सकते हैं। बुआई से पहले फफूंदनाशक दवा थायरम या कैप्टॉन या बाविस्टीन 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। कतारों में बुआई करने से अधिक उत्पादन मिलता है। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे का अंतराल 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। साथ ही 10 किलो नत्रजन एवं 20 किलो स्फुर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय दें। इसके 30 से 40 दिन बाद निदाई के समय 10 किलो अतिरिक्त नत्रजन दें। बोनी के 15 दिन बाद हल्की निदाई गुड़ाई कर पौधों की संख्या नियंत्रित करें। फसल पकने पर कटाई करें। इसकी पैदावार 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। और अंत में कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। किसान भाई धान की बुआई में तेजी लाएं। सभी खरीफ फसलों की बुआई उचित बीज दर पर करें। खरीफ में मक्का ज्वार की अंतर्वर्तीय खेती करें। संकर धान एवं अन्य किस्मों रोपाई SRI पद्धति से करें। पशुओं को समय पर टीकाकरण कराएं। फसलों में रस चूसक कीटों का नियंत्रण करें। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे खबरें खेती। आप लगातार देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।